नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद सेक्टर में। डेली सेशन चलाते हैं करंट अफेयर का, उसमें हम आ गए हैं अगले सेशन पे। आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 8 अगस्त का सेशन। हमारा डेली का सेशन होता है, उसमें हम आपको जो करंट के हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो करवाते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट वीडियो में आपसे पूछते हैं, उसका आंसर देते हैं। एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। हमारा डेली का सेशन होता है। आज जो नया सेशन होगा वो होगा 8 अगस्त का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया। हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी हाल ही में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। यह दिन हथकरघा उद्योग को मनाने और बढ़ावा देने के लिए समर्पित है, जो भारत की सांस्कृतिक विरासत और अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। इस दिन कपड़ा मंत्रालय नई दिल्ली के कन्वेंशन सेंटर में हथकरघों के सम्मान में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अगस्त 2015 को इस हथकरघा दिवस की शुरुआत की थी। तब से हर साल जो है हथकरघा दिवस मनाया जाता है। कब शुरुआत की थी? 7 अगस्त 2015 को शुरुआत की थी। अब देख लेते हैं हमारे अगस्त के कुछ दिवस है जिनको रिवाइज कर लेते हैं। राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व फिनटेक दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है। दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस 2 अगस्त को। राष्ट्रीय हृदय प्रत्यारोपण दिवस 3 अगस्त को मनाया जाता है। अमेरिकी तटरक्षक दिवस 4 अगस्त को और हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में SA-20 लीग का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया। ऐसे मतलब साउथ अफ्रीका 20 लीग का एम्बेसडर अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। दिनेश कार्तिक, जो भारतीय पूर्व क्रिकेटर हैं, उनको अभी हाल ही में SA-20 लीग का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करें तो पूर्व भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक को दक्षिण अफ्रीका की T20 लीग SA-20 का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। कार्तिक, जो दक्षिण अफ्रीकी टूर्नामेंट से जुड़ने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं, ने इस साल की शुरुआत में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया था। अभी उन्होंने 2024 में ही IPL के बाद जो क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की थी और वो अभी हाल ही में SA-20 के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र कमांड में 18वें सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया। संयुक्त राष्ट्र कमांड में 18वें सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जर्मनी को अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र कमांड के 18वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। जर्मनी की बात कर ले तो राजधानी यहाँ की क्या है? जर्मनी की राजधानी बर्लिन और मुद्रा यहाँ की यूरो है। फ्रांस की राजधानी पेरिस और यहाँ की भी मुद्रा क्या है? यूरो है। भारत की राजधानी नई दिल्ली और मुद्रा यहाँ की रुपया है। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन और मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। जर्मनी जो है दक्षिण कोरिया में अमेरिका के नेतृत्व वाली संयुक्त राष्ट्र कमान UNC में शामिल हो गया है, जो उत्तर कोरिया के साथ भारी किलेबंद सीमा की पुलिसिंग में मदद करने वाले समूह का 18वां सदस्य बन गया है। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, तुर्की और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई UNC सदस्यों ने 1950 से 53 के कोरियाई युद्ध के दौरान सेना भेजी या चिकित्सा सहायता प्रदान की थी। किसको? साउथ कोरिया को। 1950 में स्थापित ये जो UNC है, संयुक्त राष्ट्र कमान है, इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। शांति को बहाल करने और युद्ध विराम लागू करने का काम इसको सौंपा गया था, जबकि यह उत्तर कोरिया के साथ संचार के एक चैनल के रूप में भी कार्य करता है। इसका नेतृत्व दक्षिण कोरिया में तैनात अमेरिकी सेना के कमांडर द्वारा किया जाता है और यह संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध संस्था नहीं है। ध्यान देने वाली बात है कि इसका नाम जरूर संयुक्त राष्ट्र कमान है, लेकिन ये संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध संस्था नहीं है। इसकी स्थापना 1950 में संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा की गई थी
और उसी का जो सेना का कमांडर होता है उसी के द्वारा इस जो यूएनसी है इसका कमान उसी के द्वारा उसी के ऊपर होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में किसके द्वारा गोवा विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण संबंधी विधेयक 2024 पेश किया गया है। किसके द्वारा गोवा विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण संबंधी विधेयक पेश किया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा, जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके द्वारा गोवा विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण संबंधी विधेयक अभी हाल ही में संसद में पेश किया गया है। गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति को आरक्षण देने के लिए केंद्र सरकार लोकसभा में एक विधेयक पेश करेगी। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल लोकसभा में विधेयक पेश करेंगे। अभी तक राज्य की विधानसभा में जो एसटी समुदाय है उसके लिए कोई भी सीट जो है आरक्षित नहीं थी और समुदाय इसको लेकर लंबे समय से मांग कर रहा था। यह विधेयक जनगणना आयुक्त को गोवा में एसटी की जनसंख्या को अधिसूचित करने का अधिकार देगा। अब तक जो 40 सदस्यीय गोवा विधानसभा है उसमें कोई भी सीट जो है वो एसटी समुदाय के लिए आरक्षित नहीं है, जबकि एक सीट जो है वो एससी के लिए आरक्षित है। एसटी के लिए कोई भी सीट वहां पर आरक्षित नहीं है। एसटी समुदाय मांग कर रहा है कि गोवा की 40 सीटों में से 4 सीटें उसके लिए आरक्षित की जाएं। जो गोवा की विधानसभा में 40 सीटें हैं उनमें से 4 सीटें जो हैं एसटी जो समुदाय वो मांग कर रहा है कि उनके लिए 4 सीटें इसमें रिजर्व किए जाएं। जब वहाँ पर एक भी सीट एसटी के लिए रिजर्व नहीं है, एससी के लिए एक सीट रिजर्व की गई है वहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है पुस्तक ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स मेमोरीज ऑफ जियोलॉजिस्ट एंड माउंटेनियर किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। सुदीप्ता गुप्ता जो सेन गुप्ता हैं उनके द्वारा ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स जो पुस्तक है वो लिखी गई है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, सुदीप्ता सेन गुप्ता। सुदीप्ता सेन गुप्ता की बात करें तो सुदीप्ता सेन गुप्ता एक ऐसा नाम है जो भूविज्ञान और पर्वतारोहण में अभूतपूर्व उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स नामक एक नई पुस्तक विषय है। 1983 में सेन गुप्ता ने अंटार्कटिका में कदम रखने वाली पहली भारतीय महिलाओं में से एक के रूप में इतिहास अपने नाम दर्ज करवाया है। तो जो सुदीप्ता सेन गुप्ता हैं वो अंटार्कटिका में जाने वाली पहली भारतीय महिला हैं। वह अंटार्कटिका के तीसरे भारतीय अभियान की एक महत्वपूर्ण सदस्य थी जो 3 दिसंबर 1983 से 25 मार्च 1984 तक चला था। वह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए प्रतिष्ठित शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1991 से सम्मानित होने वाली केवल 19 महिलाओं से जो हैं उनमें से एक वो भी हैं। तो याद करने वाली बात है कि अंटार्कटिका में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? सुदीप्ता सेन गुप्ता, और इनकी ही ये बुक है अभी लॉन्च हुई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी सीईओ कौन बने हैं? यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी कौन बने हैं अभी हाल ही में? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इंद्रजीत कैमोत्रा अभी हाल ही में यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी बन गए हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात कर ले तो सेंट्रल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड और भारत पे के कंसोर्टियम ने मिलकर नया बैंक शुरू किया। यह एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसका नाम यूनिटी रखा है। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना की बात करें तो 1 नवंबर 2021 को 1100 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ इसको लॉन्च किया गया था। और यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वसंत विहार नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 2021 को इसकी स्थापना की गई थी। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत ने किस देश की जल विद्युत परियोजनाओं के लिए 500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? भारत सरकार ने किस देश की जल विद्युत परियोजनाओं के लिए 5000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेपाल में जो है जल विद्युत परियोजनाओं के लिए अभी हाल ही में भारत सरकार ने 5000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेपाल की बात कर ले तो नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू, और यहाँ की मुद्रा है नेपाली रुपया। भूटान की राजधानी थिम्पू और यहाँ की मुद्रा है न्यू गल्ट्रम। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने कोटे और यहाँ की मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और यहाँ की मुद्रा क्या है? टका यहाँ की मुद्रा है।
भारत सरकार ने नेपाल के 669 मेगावाट क्षमता वाले लोअर अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए सतलज जल विद्युत निगम को करीब 5,000 करोड़ रुपए निवेश की अनुमति दी है। इसके निर्माण के लिए नेपाल सरकार ने सतलज जल विद्युत निगम को जिम्मेदारी दी है। तो कितने 669 मेगावाट क्षमता वाले लोअर अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए 5,000 करोड़ रुपए के निवेश की अनुमति दी है अभी हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में 5वें गोल्डन स्लैम विनर कौन बने हैं। 5वें गोल्डन स्लैम विनर कौन बने हैं, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नोवाक जोकोविक अभी हाल ही में 5वें गोल्डन स्लैम विनर बन गए हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें नोवाक जोकोविक की, तो सर्बिया के ये हैं। तो सर्बियाई टेनिस दिग्गज नोवाक जोकोविक इतिहास में 5वें टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं जो गोल्डन स्लैम में शामिल हुए हैं। उन्होंने पेरिस जो फ्रांस में चल रहा है 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है तथा ऑस्ट्रेलियन ओपन वो जीत चुके हैं, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन वो उन्होंने सब जीत चुका है उन्होंने। और वो अभी तक उन्होंने ओलंपिक में कोई भी पदक नहीं जीता था, स्वर्ण पदक नहीं जीता। तो इस बार उन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक भी अपने नाम किया है। इसी के साथ ही उन्होंने अपने ग्रैंड स्लैम एकल खिताबों को भी पूरा किया। वह 4 ग्रैंड स्लैम का एकल खिताब और 1 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतकर फ्रांस के राफेल नडाल, संयुक्त राज्य अमेरिका के सेरेना विलियम्स हैं और आंद्रे अगासी और जर्मन के स्टेफी ग्राफ की सूची में भी शामिल हो गए हैं। तो 5वें बने। इससे पहले कौन है, राफेल नडाल, सेरेना विलियम्स, आंद्रे अगासी और स्टेफी ग्राफ जो है इस श्रेणी में शामिल है और राफेल नडाल 5वें खिलाड़ी बन गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में किसने साइबर अपराधों से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र स्थापित किया। किसने साइबर अपराधों से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र स्थापित किया है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। एनसीडब्ल्यू ने अभी हाल ही में साइबर अपराधों से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र स्थापित किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग जो एनसीडब्ल्यू है ने साइबर पीस फाउंडेशन के सहयोग से अपने परिसर में डिजिटल शक्ति केंद्र के उद्घाटन की घोषणा की है। डिजिटल शक्ति केंद्र का आधिकारिक उद्घाटन जो एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा उन्होंने किया है। डिजिटल शक्ति की बात करें तो डिजिटल शक्ति केंद्र है एक समर्पित सुविधा है जिसका उद्देश्य महिलाओं को लक्षित करने वाले साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और शिकायतों को दर्ज करके उनका समाधान करने के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करना है। पहचान की चोरी, साइबर स्टॉकिंग और यौन शोषण जैसे साइबर अपराधों में खतरनाक वृद्धि के साथ यह पहल महिलाओं को डिजिटल दुनिया में नेविगेट करने और खुद को सुरक्षित रखने के लिए सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने वनों और पश्चिमी घाटों में अतिक्रमण हटाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया। किस स्टेट गवर्नमेंट ने वनों और पश्चिमी घाटों में अतिक्रमण हटाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। कर्नाटक सरकार ने अभी हाल ही में टास्क फोर्स का गठन किया किस लिए, वनों और पश्चिमी घाटों में अतिक्रमण हटाने के लिए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कर्नाटक की बात करें तो राजधानी क्या है, बेंगलुरु यहाँ की राजधानी है। स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956। यहाँ के जो गवर्नर है थावर चंद गहलोत और यहाँ के सीएम है सिद्धारमैया, यहाँ के सीएम का नाम है। कर्नाटक की राज्य सरकार ने पश्चिमी घाटों सहित राज्य के संपूर्ण घाट क्षेत्र में अवैध रिजॉर्ट, होम स्टे और सभी वन अतिक्रमणों को हटाने के लिए वन और पश्चिमी घाट अतिक्रमण निकासी कार्यबल का गठन किया है। पश्चिमी घाटों के अंतर्गत कर्नाटक के 10 जिले आते हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख के नेतृत्व में यह टास्क फोर्स गठित की गई और यह आज से ही पश्चिमी घाट और अन्य घाट क्षेत्रों में वन अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाएगी। तो कर्नाटक सरकार के द्वारा ही अभी हाल ही में इसका गठन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में बांग्लादेश हिंसा के कारण भारत के किस राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। जो बांग्लादेश में अभी आपको पता ही होगा
बांग्लादेश में हिंसा भड़की है, वहाँ पर तख्ता पलट हुआ है। वहाँ की जो पीएम है शेख हसीना, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और उनको अपना देश छोड़ना पड़ा है। वो भारत में अभी फ़िलहाल वो भारत में रुकी हुई हैं। तो वहाँ पर बांग्लादेश में काफ़ी ज़्यादा हिंसा फैली है, तो उसके कारण भारत के किस राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मणिपुर में अभी हाल ही में बांग्लादेश हिंसा के कारण नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मणिपुर की बात करें तो राजधानी क्या है? इम्फाल यहाँ की राजधानी है। स्थापना दिवस 21 जनवरी 1972 है। यहाँ के जो गवर्नर हैं अभी हाल ही में बने हैं कौन? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, जिनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है यहाँ का, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। वैसे वो असम के गवर्नर हैं, उनको मणिपुर का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया। और यहाँ के सीएम कौन है? एन वीरेन सिंह मणिपुर के सीएम का नाम है। मणिपुर सरकार ने बांग्लादेश से अवैध तरीके से किसी भी तरह के घुसपैठ को रोकने के लिए फेरजावल और जिरीबाम जिले, जो 2 जिले हैं मणिपुर के, फेरजावल और जिरीबाम जिले में कुछ हिस्सों में जो रात्रि कर्फ्यू है उसको लगा दिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश के डेक्कन विश्वविद्यालय ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित किया? किस देश की यूनिवर्सिटी है डेक्कन यूनिवर्सिटी, जिसने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित किया है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है जिसने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित किया। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, राजधानी कैनबरा है और मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ब्रिटेन की राजधानी लंदन और यहाँ की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन और यहाँ की मुद्रा क्या है? न्यूजीलैंडियन डॉलर। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी और यहाँ की मुद्रा है डॉलर। गुजरात के गांधीनगर में ऑस्ट्रेलिया की डेक्कन यूनिवर्सिटी ने अपना कैंपस शुरू किया। यह पहली बार है जब देश में किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी का कैंपस शुरू होगा। 2 विदेशी विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया के डेक्कन विश्वविद्यालय और वोलोंगोंग जो है विश्वविद्यालय, उसने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित किया। तो 2 यूनिवर्सिटी ने अपना कैंपस स्थापित किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.5% रहने का अनुमान लगाया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अभी हाल ही में किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू को। आपको पता हो तो जो हमारी राष्ट्रपति हैं वो 3 देशों की आधिकारिक यात्रा पर गई हैं, फिजी है और तिमोर लिस्ते और न्यूजीलैंड। और फिजी और तिमोर लिस्ते में की आधिकारिक यात्रा करने वाली वो भारत की पहली राष्ट्रपति हैं जिन्होंने फिजी और तिमोर लिस्ते की आधिकारिक यात्रा की है। तो वो इन 3 देशों की यात्रा में हैं और फिजी का अभी हाल ही में उन्हें सर्वोच्च नागरिक का सम्मान दिया गया है। फिजी की बात करें तो फिजी की राजधानी क्या है? फिजी की राजधानी सुआ यहाँ की राजधानी और यहाँ की मुद्रा है फिजी डॉलर, यहाँ की मुद्रा है। वियतनाम की बात करें तो राजधानी यहाँ की हनोई और मुद्रा है वियतनामी डोंग, यहाँ की मुद्रा है। श्रीलंका की राजधानी श्रीजयवर्धने कोटे और मुद्रा श्रीलंकाई रुपया। भूटान की राजधानी थिम्पू और यहाँ की मुद्रा क्या है? न्यूगल्ट्रम, यहाँ की मुद्रा है। फिजी के राष्ट्रपति रातू विलियामे मायोलिली कटोर निवरे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। नाम है वहाँ का जो सर्वोच्च सम्मान है उसका नाम क्या है? कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया है। यह फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की फिजी और तिमोर लिस्ते की ये यात्रा पहली है। आपको पहले बता चुके हैं। तो किसी भी भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनकी फिजी और तिमोर लिस्ते की ये पहली यात्रा है जो किसी राष्ट्रपति ने की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में किसने डेटा प्रबंधन के लिए निवाहिका वेब पोर्टल लॉन्च किया? किसने डेटा प्रबंधन के लिए निवाहिका वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अभी हाल ही में NITC कालीकट ने
डेटा प्रबंधन के लिए निवाहिका वेब पोर्टल लॉन्च किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कालीकट NITC ने हाल ही में निवाहिका नाम से एक अभिनव वेब पोर्टल लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में डेटा प्रबंधन प्रणालियों में क्रांतिकारी बदलाव लाना है। यह अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म डेटा संग्रह, भंडारण है, विश्लेषण को सुव्यवस्थित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो डेटा प्रबंधन प्रक्रियाओं की दक्षता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है। निवाहिका कई उन्नत सुविधाओं से लैस है, जो इसे डेटा प्रबंधन के लिए एक मजबूत उपकरण बनाती है। पोर्टल वास्तविक समय डेटा प्रोसेसिंग का समर्थन करता है, जो उपयोगकर्ताओं को तुरंत डेटा कैप्चर और विश्लेषण करने की अनुमति देता है। इस तरह से जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो डेली आपसे पूछते हैं, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कहां पर नए मोर अभ्यारण्य की घोषणा की है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर या ऑप्शन डी सिक्किम। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछे थे उसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किसे एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेज का अध्यक्ष चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा जेनेट यांग जो है वो चुनी गई हैं एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेज की अध्यक्ष। ये जो संस्था है, ये जो ऑस्कर अवार्ड देती है उस संस्था का नाम है। इसकी स्थापना बताए थे आपको 1927 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया में। और जेनेट यांग तीसरी बार जो है इसकी अध्यक्ष चुनी जा चुकी है। इस तरह डेली का सेशन ख़त्म होता है और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारा दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पर जो डेली सेशन चलाते हैं उसकी PDF आपको एकदम फ्री में अवेलेबल रहेगी और साथ में सारे क्वेश्चन के आंसर रहते हैं, जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। और जाने से पहले आप लोगों से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिस सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।